हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद सपना। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे हैं और अच्छे तरीके से अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, एज यू ऑल नो, हम यूपीपीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट के लिए एमसीक्यूज प्रैक्टिस सेशन लेकर आ रहे हैं। आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है। इससे पहले 2 सेशंस हो चुके हैं और दोनों ही सेक्शन में हमने काफी सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करे हैं रिलेटेड टू योर कॉमर्स पोर्शन, जिसमें आपकी 3 यूनिट्स आती हैं, अकाउंटेंसी, ऑडिटिंग एंड इनकम टैक्स। आज हमारा 3rd पार्ट है और उम्मीद कर रही हूं कि ये सारे वीडियोस आप सभी के लिए हेल्पफुल हैं। इन सभी लेक्चर्स में जो भी रिवीजन आपको साथ साथ मिल रहा है उसे आप ध्यान से सुन रहे हैं और डेली प्रैक्टिस मेरे साथ कर रहे हैं। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, आप जाकर जरूर उन लेक्चर्स को देखिए, आपको हेल्प डेफिनेटली होगी। साथ ही साथ अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको फ्री पीडीएफ अवेलेबल हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, चैनल ज्वाइन कीजिए और उसका बेनिफिट लीजिए। स्टार्ट करते हैं हमारे आज के पहले क्वेश्चन से, और यहाँ पर भी हम मिक्स क्वेश्चंस करने वाले हैं फ्रॉम अकाउंटेंसी, ऑडिटिंग एंड इनकम टैक्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन नंबर 1, दिस काइंड ऑफ ऑडिट इज कंडक्टेड जनरली बिटवीन 2 एनुअल ऑडिट। कह रहा है ये एक ऐसे टाइप का ऑडिट है जिसे हम 2 एनुअल ऑडिट के टर्म्स के बीच में करते हैं। तो अगर आप इन सभी ऑडिट के बारे में देखेंगे तो इंटरनल ऑडिट होता है जो कंपनी जो है खुद से करती है, जो कंपनी खुद से करती है, मतलब इंटरनली ही किसी पर्सन को अपॉइंट करेगी जो कि आपके मैनेजमेंट को बेसिकली ऑडिट करेगा। इसमें आपको कोई एक्सटर्नल पर्सन को अपॉइंट करने की जरूरत नहीं होती। वहीं इंटरिम ऑडिट जो होता है, जिसे हम कहते हैं कि हाँ, किसी ऑडिट को हम एक फाइनेंशियल ईयर के बीच में कर रहे हैं, यानी कि 2 एनुअल ऑडिट। 2 एनुअल ऑडिट का क्या मतलब है? एक साल में अगर एक ऑडिट आप कंडक्ट करा रहे हैं तो जैसे पहला ऑडिट कंप्लीट हुआ, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो गया और आपने फिर से एक ऑडिट करवा दिया, दैट इज इंटरिम ऑडिट। फाइनल ऑडिट क्या है? जो आप एट द एंड करते हैं, जब आपके पूरे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस कंप्लीट हो जाते हैं, आपकी फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट हो जाता है, देन आप क्या करते हैं? अपना फाइनल ऑडिट करवाते हैं। कंटिन्यूअस ऑडिट, जिसे आप रेगुलर इंटरवल्स पे करते रहते हैं ड्यूरिंग योर फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे सिंपली पूछा था कि इंटरिम ऑडिट क्या है। तो हमें पता है इंटरिम ऑडिट वो ऑडिट है जिसे हम 2 एनुअल ऑडिट्स के बीच में कंडक्ट कराते हैं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है आपका, यही आपसे पूछ रहा है और आपका जो आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए। एंड आई होप इट्स क्लियर टू ईच एंड एवरीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, verification of the value of assets, liabilities, the balance of reserves, provision and the amount of profit earned or loss suffered a firm is called। अगर आप एसेट्स का वेरिफिकेशन कर रहे हैं, लाइबिलिटीज का वेरिफिकेशन कर रहे हैं, वैसे भी जो टर्म है वेरिफिकेशन, ये एसेट और लाइबिलिटी के लिए ही यूज किया जाता है। मतलब जो बैलेंस शीट में जो आपके आइटम्स हैं उसके लिए यूज किया जाता है ना। तो बैलेंस शीट में आप रिजर्व एंड सरप्लस शो करते हैं, अपने लाइबिलिटीज को शो करते हैं, एसेट्स को शो करते हैं। तो जितने भी टर्म यहाँ पर दिए गए हैं वो सारे के सारे टर्म आपके बैलेंस शीट में यूज होते हैं। तो ये किस तरीके का ऑडिट है? ये आपका बैलेंस शीट ऑडिट है। कंटिन्यूअस ऑडिट क्या है, इंटरिम ऑडिट क्या है, पार्शियल ऑडिट क्या है, ये सारी की सारी चीजें मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, बैलेंस शीट ऑडिट, जिसमें आप एसेट्स, लाइबिलिटीज, रिजर्व्स, प्रोविजन, इन सभी को क्या करते हैं? वेरीफाई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, व्हेन एट द एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ अ कंपनी, यानी कि एजीएम ऑफ अ कंपनी, नो ऑडिटर इज अपॉइंटेड और रीअपॉइंटेड इन दैट केस। अगर किसी एनुअल जनरल मीटिंग में ऐसा हो कि कोई ऑडिटर को आप अपॉइंट नहीं कर रहे हैं, रीअपॉइंट नहीं कर रहे हैं, तो इस केस में क्या होता है? देखिए, सेक्शन 139 के अंदर हम पढ़ते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। ठीक है, यहां पर आप 2 ऑडिटर्स के बारे में पढ़ते हैं, फर्स्ट ऑडिटर और सब्सिक्वेंट ऑडिटर। देन इसके अंदर क्लासिफिकेशन है आपके गवर्नमेंट कंपनी एंड
अदर देन गवर्नमेंट कंपनी। ठीक है, और बेहतर से समझते हैं इसको। यहाँ पर देखिए, ये चार्ट मैंने आप लोग के लिए ऐड किया है। अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर सेक्शन 139 के अंदर हम इसे स्टडी करते हैं। फर्स्ट ऑडिटर है आपका। अगर आप अदर देन गवर्नमेंट कंपनी की बात कर रहे हैं तो आपको अपॉइंट करना होता है एक ऑडिटर, जो कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करते हैं विद इन 30 डेज फ्रॉम डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। जिस दिन आपका बिजनेस, जिस दिन आपकी कंपनी रजिस्टर हो गई, उसके 30 डेज के अंदर आपको क्या करना है, एक अपॉइंटमेंट करनी है अपने ऑडिटर की। अगर आप इस फेल हो जाते हैं बाई चांस, तो आप एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग कंडक्ट करेंगे और विद इन 90 डेज आपको क्या करना है, किसी भी ऑडिटर को अपॉइंट करना होगा। ठीक है, गवर्नमेंट कंपनी है तो गवर्नमेंट कंपनी के केस में कौन अपॉइंट करता है, कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। यहाँ पर नंबर ऑफ डेज कितने हैं आपके, 60 डेज। सेम है डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। अगर फेल हो जाते हैं तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विद इन 30 डेज के अंदर क्या करेंगे, अपॉइंट करेंगे आपके फर्स्ट ऑडिटर को। लेकिन दोबारा से अगर फेलियर फेस करना पड़ता है तो फिर से ईजीएम में 60 डेज का क्या करना होगा, आपको अपॉइंटमेंट का टाइम मिलेगा कि आप ऑडिटर को अपॉइंट कर सकते हैं। वही सब्सिक्वेंट ऑडिटर की बात करें, यहां पर भी दो पोर्शन है, एक है आपका गवर्नमेंट कंपनी, एक है आपका अदर देन गवर्नमेंट कंपनी। अदर देन गवर्नमेंट कंपनी में अपॉइंटेड बाय मेंबर, एनुअल जनरल मीटिंग होती है और उसमें मेंबर्स एक सब्सिक्वेंट ऑडिटर को अपॉइंट करते हैं। लेकिन जब आप गवर्नमेंट कंपनी की बात कर रहे हैं तो फिर से यहाँ पर कौन आएगा, कैग, जिसके पास 180 डेज होते हैं जिस दिन से आपका बिजनेस स्टार्ट हो रहा है। देखो, कमेंसमेंट ऑफ द ईयर, आपका जो फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो रहा है उस दिन से आपके पास 180 डेज का टाइम है जब आप सब्सिक्वेंट ऑडिटर को अपॉइंट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन हमसे यहाँ पे क्या पूछा था, देखिए क्वेश्चन पूछा था कि अगर एनुअल जनरल मीटिंग किसी कंपनी की होती है और किसी भी ऑडिटर को अपॉइंट नहीं किया जाता तो इस केस में क्या होगा। तो भाई सिंपल सा है, इस केस में आप क्या करेंगे, देखो सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी क्या किसी भी पर्सन को वैकेंसी को फिल करने के लिए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करेंगे या मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट करेंगे, या नन ऑफ दीज कैन अपॉइंट अ पर्सन टू फिल द वैकेंसी। सिंपल सी बात है, यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं नॉर्मल केस में, मतलब अदर देन गवर्नमेंट कंपनी की बात करें नॉर्मल, क्योंकि कुछ मेंशन नहीं किया गया तो हम यही सोचेंगे। इस केस में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या करते हैं, किसी भी ऑडिटर को अपॉइंट करते हैं। लेकिन गवर्नमेंट कंपनी होती है तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, और यहाँ पर कहीं पे भी ऑप्शन नहीं दिया है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। इससे भी आप यहाँ पे हिंट ले सकते हैं कि आपका जो आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट अ पर्सन टू फिल द वैकेंसी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, which of the following sections deals with the qualification of a company auditor। तो भाई कंपनी ऑडिटर की हम क्वालिफिकेशन की जब बात करते हैं तो हमें पता है कि अगर किसी को आपने एक ऑडिटर बनाना है तो भाई सीए होना चाहिए वो पर्सन, उसके पास सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस होना चाहिए, है ना। और हमारे पास कुछ डिसक्वालिफिकेशन भी होती है कि एलएलपी नहीं हो सकता, है ना। और फर्म का अगर पार्टनर है तो उस केस में पार्टनर्स का सीए होना जरूरी है। इस तरीके से क्वालिफिकेशन एंड डिसक्वालिफिकेशंस को हम स्टडी करते हैं। तो जो क्वालिफिकेशंस आती हैं वो आती है आपकी सेक्शन 141 के अंदर। और यहाँ पे हमें क्या पूछा कि बताइए कौन सा सेक्शन है जिसमें हम क्वालिफिकेशन को स्टडी करते हैं, दैट इज सेक्शन 141। अच्छा, सेक्शन 139 किसका है मैम, अभी हमने जस्ट पढ़ा कि ये अपॉइंटमेंट का है, किसी भी ऑडिटर को अपॉइंट करने का है। ओके, सेक्शन 140 किसका है मैम, सेक्शन 140 है कि जब हम ऑडिटर को हटाएंगे, रिमूवल ऑफ ऑडिटर। सेक्शन 144 143 143 में आती है मैम पावर्स एंड ड्यूटीज, किसकी, ऑडिटर की, ऑडिटर की पावर्स एंड ड्यूटीज। और भी कुछ सेक्शन है, ये देखिए सेक्शन 139 में बताया अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, सेक्शन 143 पावर एंड ड्यूटीज, 144 ऑडिटर नॉट टू रेंडर सर्टेन सर्विसेज, क्या क्या सर्विसेज ऑडिटर नहीं दे सकता। सेक्शन 145 ऑडिट रिपोर्ट को साइन करने की बात जो कही है वो किसमें है, सेक्शन 145 के अंदर। इसीलिए यहाँ पर आपसे क्या पूछा था, क्वालिफिकेशन, जो कि किसमें है, सेक्शन 141 के अंदर। तो आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन 5th, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स शैल अपॉइंट फर्स्ट ऑडिटर ऑफ अ कंपनी। भाई कंपनी की जब हम बात करते हैं तो फर्स्ट ऑडिटर कितने पॉइंट हो जाना चाहिए, विद इन 30 डेज। अगर अदर देन गवर्नमेंट कंपनी है तो कौन अपॉइंट करेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अच्छा, ये डेट कब से स्टार्ट होती है, 30 डेज कब से स्टार्ट होते हैं,
फ्रॉम डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। लेकिन अगर आपकी गवर्नमेंट कंपनी है, ठीक है, गवर्नमेंट कंपनी है, तो हम पे थोड़ा सा ज्यादा टाइम है। कितना मैम? 60 डेज का टाइम है। 60 डेज के अंदर कैग जो है वो अपॉइंट कर सकता है आपके फर्स्ट ऑडिटर को। लेकिन यहाँ पे बोला बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, तो भाई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बात हो रही है, इसका मतलब ये क्या है? अदर देन गवर्नमेंट कंपनी। तो कितने दिन? 30 डेज। और 30 डेज को यहाँ पर 1 मंथ से शो किया है, 1 मंथ। तो विद इन मंथ, 1 मंथ कब से? जब आपका बिजनेस रजिस्टर हो चुका है, आपकी कंपनी रजिस्टर हो चुकी है, तो फ्रॉम डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। यहां पर लिखा है कंप्लीशन ऑफ कैपिटल सब्सक्रिप्शन, नो। प्रमोशन ऑफ द कंपनी, नो। कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस, नो। जिस दिन आपका बिजनेस रजिस्टर हो जाएगा यानी कि इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी। तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 6। क्वेश्चन 6 कह रहा है आपसे ड्यू डेट ऑफ द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ एडवांस टैक्स पेड बाय एसएससी अदर देन द कंपनी। कंसेप्ट है आपके पास एडवांस टैक्स का। एडवांस टैक्स क्या है? एडवांस टैक्स का मतलब होता है जब आप जैसे जैसे अर्न कर रहे हैं वैसे वैसे अपना पेमेंट कर रहे हैं। बेसिकली इसे हम कहते हैं पे एज यू अर्न टैक्स। जैसे अर्न करते रहेंगे वैसे वैसे पेमेंट करते रहेंगे। ये पेमेंट्स कैसी होती है? इंस्टॉलमेंट्स में होती है। बजाय एक साथ सारा टैक्स पे करने के आप इंस्टॉलमेंट में क्या करते हैं? अपने टैक्स को पे करते हैं, ठीक है। अब यहां पर आपके पास 4 इंस्टॉलमेंट है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है ये स्टार्ट होती है आपकी 15 जून। सेकेंड है आपकी 15 सितंबर। देन आती है आपकी 15 दिसंबर एंड देन आता है आपका 15 मार्च। बेसिकली आपने पूरे ईयर को क्वार्टर्स में डिवाइड कर दिया है, 4 पार्ट्स कर दिए हैं और हर पार्ट में 3-3 महीने आते हैं जिसमें से आप 15th डेट को इंस्टॉलमेंट का रखते हैं, डेट रखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जब पेमेंट की बारी आती है तो पहली पेमेंट यानी कि पहला इंस्टॉलमेंट जाएगा आपका 15% ऑफ योर इनकम, ठीक है, मतलब 50% ऑफ योर इनकम टैक्स, जो भी टैक्स है। देन आपका आता है 45%। फिर थर्ड इंस्टॉलमेंट में आप पे करते हैं 75% और फोर्थ इंस्टॉलमेंट में आप 100% यहाँ पर पे करेंगे, ठीक है। अब ये एडवांस टैक्स सिर्फ तभी लगता है अगर आपकी जो टैक्स लायबिलिटी है वो 10,000 या उससे ज्यादा है। और ध्यान रखिएगा यहाँ पे अदर देन सैलरी वाले लोग आते हैं, अदर देन सैलरी, जैसे फ्रीलांसर्स होते हैं ना, फ्रीलांसर्स, हाँ ये लोग आते हैं इसके अंदर, ठीक है, ये कह सकते हैं आप। तो इस तरीके से ये टॉपिक काम करता है। ये है आपका एडवांस टैक्स के बारे में जो भी चीजें मैंने आपको बतानी। तो ड्यू डेट, पहली इंस्टॉलमेंट की ड्यू डेट क्या है? पहली इंस्टॉलमेंट की ड्यू डेट है 15 जून। तो 15 जून ऑप्शन बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15 अप्रैल तो है ही नहीं, इट्स 15 मार्च, है ना। आई होप कि समझ आया है आपको, टॉपिक क्लियर हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, सेक्शन 80 जीजीसी ऑफ इनकम टैक्स। भाई जीजीसी चैप्टर 6A की डिडक्शन प्लीज अच्छे से पढ़ के जाइएगा स्टूडेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट। चैप्टर 6A में मैं कह रही हूँ जितनी डिडक्शन है ना सब पढ़ के चले जाओ भाई, बिल्कुल रिस्क नहीं लेना। डेफिनेटली यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन तो मिनिमम आप अज्यूम कर सकते हो कि आएंगे ही आएंगे इनकम टैक्स में, क्योंकि सिलेबस बहुत छोटा है ना। तो 3-4 क्वेश्चन आराम से आप मान के चलो कि आएंगे। अब 80 जीजीसी किसके बारे में? 80 जीजीसी है जब आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में कंट्रीब्यूशन करते हैं, कंट्रीब्यूशन टू पॉलिटिकल पार्टीज, कंट्रीब्यूशन टू पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है, 80 जीजीसी। तो डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कंट्रीब्यूशन गिवन बाय एनी पर्सन टू पॉलिटिकल पार्टीज। तो भाई इसका आंसर तो हमें ऑप्शन नंबर ए में ही मिल गया अपना, है ना। लेकिन ये जो सेकंड स्टेटमेंट है, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कंट्रीब्यूशन गिवन बाय एनी कंपनी टू पॉलिटिकल पार्टीज, ये आता है आपका 80 जीजीबी के अंदर, ठीक है। देन है आपका साइंटिफिक रिसर्च के लिए जब आप डोनेशन दे रहे हैं, ये आता है आपका 80 GGA। और रेंट पेड आता है आपका 80 GG के अंदर, ठीक है। तो भाई जितनी भी डिडक्शंस हैं उन सभी का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। ऑलरेडी मैंने इसको करवाया हुआ है टॉपिक को डिटेल में, प्लीज इसको पढ़ लेना, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ आपसे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ पर गड़बड़ी मत करना, ठीक है, अच्छे से पढ़कर जाना इसको।
इसका जो आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग आर required to be studied for a deep understanding of income tax procedures। देखिए जब हम इनकम टैक्स को पढ़ते हैं ना, इसके आते हैं 5 कंपोनेंट्स। ठीक है, 5 कंपोनेंट्स क्या क्या है वो? सबसे पहला है इनकम टैक्स के रूल्स, जो हमें बताता है कि कैसे रूल्स एंड रेगुलेशंस को आपने अप्लाई करना है इनकम टैक्स के अंदर। ठीक है, दूसरे आते हैं आपके नोटिफिकेशन या फिर सर्कुलर्स, जिसे सीबीडीटी इशू करता है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। फिर आते हैं आपका आता है फाइनेंस एक्ट। ठीक है, क्या आता है? फाइनेंस एक्ट। फिर आप पढ़ते हैं इनकम टैक्स एक्ट। देखो रूल्स आते हैं 1962 में, एक्ट आता है 1961 के अंदर। देन आते हैं आपके केस लॉस। ये 5 कंपोनेंट्स होते हैं। केस लॉस मतलब जो भी जज की तरफ से कोर्ट में डिसीजंस लिए गए हैं एक पर्टिकुलर केस को लेकर, है ना, तो ये सारी की सारी चीजें आपके इनकम टैक्स प्रोसीजर्स के अंदर आती है। तो देखिए इनकम टैक्स एक्ट आता है, यस मैम। इनकम टैक्स रूल्स, यस। नोटिफिकेशंस, सर्कुलर्स, यस। जुडिकल डिसीजंस, यस। कंपनीज एक्ट 2013, भाई ये कहां से आ गया इनकम टैक्स के अंदर? ये नहीं आएगा। तो आपका आंसर होगा ए बी सी डी, विच इज ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, अब देखो ई तो आपको देखते ही पता चल गया था कि ई तो इसका आंसर नहीं है, तो आपको पता चल गया ये ऑप्शन नहीं है, ये ऑप्शन नहीं है, ये ऑप्शन नहीं है। आपको नहीं भी पता होता, सिर्फ इतना पता होता ना कि कंपनीज एक्ट 2013 में कहा हम यहाँ पे इनकम टैक्स में से ऐड करने की कोशिश करें, तो आप समझ जाते हैं कि यहाँ पर आपका जो आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, समझ आ गया? आई होप क्लियर हो रहा है सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये देखिए मैंने ऐड किया हुआ है ये इमेज, इनकम टैक्स एक्ट, फाइनेंस एक्ट, इनकम टैक्स रूल्स, सर्कुलर्स या नोटिफिकेशंस एंड लीगल डिसीजंस ऑफ कोर्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका आईटीआर, इनकम टैक्स रिटर्न। आईटीआर फाइल करते हैं। आईटीआर 1 की बात कर रहा है। आईटीआर 1 है आई गेस सहज, हाँ सहज फॉर्म फिल करते हैं आप। ठीक है, इसमें अगर आपकी इंडिविजुअल पर्सन की इनकम अप टू 50 लाख है, ठीक है, और कौन कौन लोग भरते हैं इसको? सैलरीड पर्सन, या फिर एक हाउस प्रॉपर्टी से इनकम आ रही है, या फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है, या फिर कोई क्लबिंग इनकम है। ये सारी की सारी चीजें आपके इस आईटीआर एक्ट के अंदर आती हैं। लेकिन यहां पर क्या नहीं आता? विनिंग्स फ्रॉम लॉटरी या फिर मैं कहूं हॉर्स रेस, ये वाला जो है आपके आईटीआर 1 के अंदर नहीं आता। तो देखो वन हाउस प्रॉपर्टी, पेंशन जो कि सैलरी के अंदर ही आता है, इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट इन बैंक जो कि आपका क्या है? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, विनिंग फ्रॉम लॉटरी। भाई विनिंग फ्रॉम लॉटरी तो आता नहीं है, डी नहीं होगा, तो डी यहां पर है, ये हटाओ ये हटाओ, आपका आंसर है ऑप्शन नंबर ए बी सी। सिंपल, अगर आपको छोटी सी छोटी इंफॉर्मेशन भी किसी टॉपिक की याद है ना, तो आप सिंपली उसका आंसर आराम से निकाल सकते हैं अपने ऑप्शंस को भी इवेल्युएट करके। ठीक है, तो ध्यान दीजिए किस तरह से पैटर्न आपको दिया गया है आंसर करने का। कभी कभी इससे भी आपके क्वेश्चन बन जाते हैं, आपके मार्क्स यहाँ पर कहीं पे भी लूज नहीं होते, आप मार्क्स गेन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, क्रिएटिंग प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट। अगर बैड एंड डाउटफुल डेट से आप प्रोविजन क्रिएट कर रहे हैं तो इसमें कौन सा प्रिंसिपल अप्लाई हो रहा है? ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में ही बताया था, जब वहां पर एक प्रोविजन एंड रिजर्व का क्वेश्चन ऐड किया था मैंने वहां पे बताया था कि इसमें आप कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इट इज अ पॉलिसी ऑफ प्लेइंग सेफ। पहले से ही कुछ ना कुछ बचा कर चल रहे हैं ताकि अचानक से एक झटका ना लगे, हमें हार्ट अटैक ना आए, है ना। तो इस तरीके से हम कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं, जिसमें हमारा प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स क्रिएट किए जाते हैं। रियलाइजेशन प्रिंसिपल क्या होता है? रियलाइजेशन प्रिंसिपल है जब कोई भी ट्रांजेक्शन अकर हो रही है तभी आपको उसको रिकॉर्ड करना है। ऐसा नहीं कि आप वेट कर रहे हैं कि भाई जब पैसा आएगा तभी मैं रिकॉर्ड करूंगा, नहीं। फुल डिस्क्लोजर, जब आप इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को डिस्क्लोज करेंगे, सपोज आपने अपना डेप्रिसिएशन का मेथड चेंज किया, तो भाई ये आपको बताना जरूरी है। कंजर्वेटिज्म मैं बता चुकी। मनी मेजरमेंट, जब हम कहते हैं कि मनी रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स को ही हम अपने अकाउंट्स के अंदर रिकॉर्ड करते हैं।
तो यहाँ पे जो आपका आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी। आई होप कि आप सभी को क्लियर हुआ है अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 11। The opening balance of specific prize fund was rupees 1,50,000. During the year, donation received हुए हैं आपको 12,000. अमाउंट स्पेंड ऑन प्राइजेस, प्राइजेस पे आपने खर्चा किया 18,500 और इन प्राइजेस पे जो इंटरेस्ट मिला है वो मिला है 6,500। तो आपसे पूछा है क्लोजिंग बैलेंस ऑफ प्राइज फंड। देखिए एनपीओ का ये क्वेश्चन है। सबसे पहले तो हम बात कर रहे हैं प्राइज फंड की, किसकी? प्राइज फंड की। अब ये फंड हमारा स्पेसिफिक है क्योंकि भाई नाम लग गया ना इसके आगे कि सिर्फ प्राइस के लिए ही ये पैसा इस्तेमाल होगा। स्पेसिफिक है तो कहाँ होगी इसकी एंट्री? बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड एंट्री होगी। ठीक है, अब देखो शुरुआत में मेरे पास जो फंड का पैसा है वो है 1.5 लाख रुपए। 1.5 लाख रुपए मुझे फंड दिए गए हैं कि मैं जो भी प्राइजेस हैं उस पर खर्च कर सकूं। तो हमने भाई यहाँ पे जो भी ये अमाउंट रिसीव हुआ इसमें से हमने 12,000 तो प्राइजेस को खरीदने में खर्च कर दिया। ठीक है, 12,000 नहीं, ये तो डोनेशन रिसीव हुए ना, ये तो ऐड होंगे डोनेशन। 18,500 किया है और उसके बाद इंटरेस्ट मिला है हमें 6,500 का, तो ये इनकम है। तो सिंपल हमें क्या करना है, खर्चे माइनस इनकम ऐड। तो देखो 1.5 लाख में से 12,000 तो डोनेशन से आया, 6,500 इंटरेस्ट से आया, 18,500 हमने खर्च करा, एक्सपेंसेस करे। तो इन सब चीजों को सॉल्व करेंगे और आपका आंसर इजीली आ जाएगा। ठीक है, तो भाई सॉल्व कीजिए इसको और बताइए क्या है इसका आंसर, कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए फटाफट से। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है क्वेश्चन 12। सब्सक्रिप्शन पेड बाय द मेंबर्स इज शोन एज, भाई सब्सक्रिप्शन क्या है? आपकी इनकम है। दो जगह ट्रीटमेंट होता है इसका, एक तो आता है आपके इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में, इनकम साइड, और दूसरा आता है आपके रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में, रिसिप्ट साइड। तो सिंपल है, सब्सक्रिप्शन पेड बाय द मेंबर्स इज शोन एज, जो भी मेंबर से सब्सक्रिप्शन पे किया है उसे रिसिप्ट एंड पेमेंट में कहाँ शो करेंगे? तो भाई रिसिप्ट एंड पेमेंट में रिसिप्ट साइड शो करेंगे। और इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और इनकम एक्सपेंडिचर में कहाँ शो करेंगे? इनकम साइड शो करेंगे। तो देखो कहाँ पे है रिसिप्ट एंड इनकम, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन कैश ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटेड ₹55,000। भाई ये क्वेश्चन डेफिनेटली एग्जाम में आना है 100%। एक क्वेश्चन सब्सक्रिप्शन से जरूर आएगा, पक्का आएगा। इसके जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने कराए हैं एनपीओ के, करके जाना, यहाँ से पक्का क्वेश्चन बनने वाला है। ठीक है, तो जैसे पूरा सब्सक्रिप्शन आपने ड्यूरिंग द ईयर रिसीव किया है 55,000, आगे बोल रहा है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर, पिछले साल के एंड में कुछ सब्सक्रिप्शन बचा हुआ था। तो भाई पिछले साल का है, आउटस्टैंडिंग पिछले साल का है, तो हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हमें उसे माइनस करना होगा। आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ करंट ईयर, अभी वाले साल के एंड में हमारे पास सब्सक्रिप्शन है 2,000 का, तो भाई ये इस साल का है, तो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट है सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस फॉर नेक्स्ट ईयर ₹1,800। नेक्स्ट ईयर के लिए आपने एडवांस में सब्सक्रिप्शन ले लिया 1800 का। अब भाई वो नेक्स्ट ईयर का है, इस साल का तो नहीं है। एडवांस सब्सक्रिप्शन क्या हो जाएगा, -1800। सॉल्व कर लीजिए इसको। अगर इन दोनों को सॉल्व करूं तो प्लस का 200 बचेगा, और प्लस का 200 जब मैं यहाँ पे सॉल्व करूंगी तो सॉल्व करके कितना आएगा, ये माइनस का 1300। तो भाई 55,000 में से 1300 को माइनस कर दो, कितना आएगा, 53,700। दैट इज ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी। तो आई होप यहाँ पर आपको क्वेश्चंस अच्छे से क्लियर हुए हैं। मैंने मिक्स क्वेश्चंस लिए हैं आपको कराने के लिए, यहाँ पर तीनों यूनिट्स के मैं क्वेश्चंस ऐड करती जा रही हूँ। प्लीज आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल कि सारे लेक्चर्स को अच्छे से देखिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। थोड़ा सा भी अगर आपको हेल्प मिल रही है इन लेक्चर्स के थ्रू, इन क्वेश्चंस के थ्रू, तो अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए जहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी, है ना। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलेंगे। अगर प्रीवियस लेक्चर देखना चाहते हैं तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, बाकी सारे लिंक्स भी मैं वहां पर अटैच कर दूंगी। So students, I'll see you in the next video. Till then, keep studying and keep revising. Bye bye students. Take care of yourselves.
Like, share and subscribe. Bye bye. Take care.